मोहनदास करमचंद गांधी को अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस के बाहर से तो बहुत से चैलेंजेस मिल रहे थे। एक तरफ इंतहा पसंद हिंदुओं की तंजीम हिंदू महासभा हो, या दूसरी तरफ मुसलमानों के हकूक की बात करने वाली मुस्लिम लीग, या फिर रूसी इनकलाब से मुतासिर इनकलाबी कम्युनिस्ट हों, या फिर इनकलाब की राह पर चलने वाले कौम परस्त हों। कांग्रेस के बाहर से गांधी को बहुत चैलेंजेस थे। लेकिन वो कौन सा ऐसा लीडर था जो कांग्रेस के अंदर गांधी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था? किस लीडर ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए गांधी को 1939 में शिकस्त दे दी थी? और किस लीडर के नजरियात और सोच की वजह से मोहनदास करमचंद गांधी मजबूर हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, यानी अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा 1942 में गांधी ने लगाया? क्यों लगाया? क्या दबाव था गांधी पर? ये सब बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदेद। लेट 1930s कांग्रेस के अंदर भी गांधी को लेकर, गांधीइज्म को लेकर, गांधी की लीडरशिप को लेकर बहुत बड़ा चैलेंज एक खड़ा हो गया था। इसको हम समझते हैं 1938 में, जब कांग्रेस के लीडर, बंगाल से कांग्रेस के लीडर सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का सदर बनाया गया, तो उस वक्त गांधी और जो बाकी गांधीयस्त थे कांग्रेस के अंदर, उनको यह तो मालूम था कि सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट नजरियात रखते हैं, सोशलिस्ट रुझान रखते हैं और काफ़ी हद तक इनकलाबी रुझान रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस की मिसाल एक मिसाल से हमें समझ आता है सुभाष चंद्र बोस किस तरह के इनकलाबी नजरियात के लीडर थे कि 1921 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस छोड़ दी थी। एक ड्रीम होता था आज के नौजवानों की तरह, उस वक्त के नौजवानों का भी, कि वो आला तरीन सरकारी ओहदा हासिल करते थे। तो उन्होंने ICS की मुलाजमत, सरकारी नौकरी छोड़ दी थी 1921 में फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा बनने के लिए, और फिर कांग्रेस के अंदर एक्टिव रहे और 1938 में कांग्रेस के सदर भी बनाए गए। लेकिन कांग्रेस का सदर बनने के बाद इन्होंने कांग्रेस के अंदर जो गांधी की सोच थी, जो गांधीइज्म था, जो गांधी की पैसिव पॉलिसीज थी, गांधी की जो गैर साइंसी अप्रोच थी, गांधी के जो कंप्रोमाइजेस थे, गांधी जहां जहां इंपीरियलिज्म के साथ और ख़ास तौर पर खुद जो यहाँ का इंडिया के कैपिटलिस्ट क्लास थी इसके साथ जो कंप्रोमाइजेस कर रहे थे, बड़ी एलीट को, जो इंडियन एलीट है, इसको बचाने के लिए गांधी जो कुछ कर रहे थे, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का सदर बनने के बाद कांग्रेस के अंदर से गांधीइज्म के खिलाफ या गांधीयस थॉट के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। यही वजह कि 1939 में जब दोबारा कांग्रेस में एक मरतबा फिर कांग्रेस के सदर की बात होनी थी, कांग्रेस का सदर चुना जाना था, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में बड़ी मशहूर कांग्रेस का ये सेशन हुआ था त्रिपुरी में। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप को दोबारा नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा मैं दोबारा कांग्रेस का सदर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर गांधी ने खुलकर इनको अपोज किया। गांधी ने कहा नहीं, आप कांग्रेस का सदर अब नहीं बनेंगे, 1939 में कांग्रेस के सदर आप नहीं होंगे, कोई और होगा। यहाँ पर फिर सुभाष चंद्र बोस ने ये एक चैलेंज किया कि ठीक है, फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर इलेक्शन करा लिए जाएं, देख लिया जाए कि फिर अगर अक्सरियत चाहेगी कांग्रेस पार्टी की तो मैं सदर बन जाऊंगा, अक्सरियत नहीं चाहेगी नहीं बनूंगा। तो यूं कांग्रेस की हिस्ट्री में, कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम 1939 में इलेक्शन हुए। अब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि गांधी इन इलेक्शन में खुलकर बैक कर रहे हैं पताबी सितरा मैया को बैक कर रहे हैं गांधी। वो कह रहे हैं कि ये पताबी सितरा अय्या मेरे लीडर हैं। गांधी ने कहा कि इनको वोट देने का मतलब है मुझे वोट देना, और उनका मुकाबला किया सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के इलेक्शन में। और यहां पर गांधी के हमायत याफ्ता, गांधी जिस उम्मीदवार की हमायत कर रहे थे, यानी पताबी सीतारामा अय्या, ये सुभाष चंद्र बोस से शिकस्त खा गए। ये इतनी बड़ी शिकस्त थी 1939 में कि गांधी का हमायत याफ्ता उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अंदर से हरा दिया।
और गांधी ने इस शिकस्त को अपनी शिकस्त करार दिया। खुद लिखा कि ये पतामी सीता रमैया की शिकस्त नहीं है, ये मेरी शिकस्त है कि मेरा हमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अब ये वो ऐसा एक मुकाम था 1939 में कि जो गांधी बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से एक तरीके से उन्होंने निकाल दिया, कांग्रेस से आउट कर दिया। अब ये 1939 का साल वो साल था जब आलमी हवाले से भी, ग्लोबल हवाले से, इंटरनेशनल हवाले से भी बहुत बड़ा वाकया एक जन्म लेने जा रहा था और वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब हिटलर यूरोप में बाकायदा जंग शुरू हो गई थी और हिटलर यूरोप के साथ साथ आगे पूरा जो हिटलर का डिजाइन था यूरोप को कंट्रोल करने का और आर्यन सुप्रीमेसी का, जर्मन सुप्रीमेसी का, उसके तहत उसने जंग शुरू कर दी थी और जाहिर बात है इंग्लैंड इस जंग में हिटलर के खिलाफ था। अब ये जंग शुरू हुई तो सितंबर में 3 सितंबर 1939 में जो इंडिया में इंग्लैंड के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने ऐलान कर दिया अपनी तरफ से कि इंडिया भी इस जंग में हमारे इंग्लैंड के साथ शामिल है। यानी ये जो जंग हो रही है, इंग्लैंड जो जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसमें इंडिया भी शामिल होगा। यहां पर कांग्रेस ने एक अपनी रिजर्वेशन दिखाई। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज तब 7 सूबों में, 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद कांग्रेस ने इंडिया के 7 बड़े सूबों में अपनी हुकूमतें कायम कर रखी थी, अपने चीफ मिनिस्टर बना रखे थे। यहां पर अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने यह एहतजाज किया कि हमसे पूछे बगैर, कांग्रेस की राय लिए बगैर इंग्लैंड ने कैसे इंडिया को भी इस जंग में शामिल कर दिया है। इस एहतजाज पर कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने ये 7 सूबों में, जो बड़े सूबे जिनमें यूपी था, सीपी था, मुंबई था, बिहार था, उड़ीसा था, ऐसे सूबों, मद्रास था, ऐसे सूबों से कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स ने एहतजाज के तौर पर इस्तीफे दे दिए। कांग्रेस ने इस्तीफे तो दे दिए लेकिन यहां पर गांधी और कांग्रेस जब जंग शुरू हुई, इन्होंने अंग्रेजों को अपने कॉपरेशन की, ताउन की यकीन दहानी जरूर करवाई जंग के आगाज में। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सुभाष चंद्र बोस ने फर्सी कर लिया, उन्होंने ये देख लिया कि इस जंग का जो बड़ी ताकतें इस जंग में लड़ रही हैं, यूरोप की बड़ी ताकतें शामिल हैं, अमेरिका शामिल होने जा रहा है, इधर से जापान तेजी के साथ, जो साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, डच कॉलोनीज हैं, फ्रेंच कॉलोनीज हैं, इनके लिए खतरा बनता जा रहा है। एशिया में जापान अपने आप को पूरा यहां पर एक्सटेंड करना चाह रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और खुफिया तरीके से वो 1941 में इंडिया छोड़कर पहले अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान के बाद से होते हुए रशिया के बाद जर्मनी में इनकी मुलाकात भी इन्होंने की हिटलर से 1942 में। खैर वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई क्योंकि हिटलर कोई एंटी इंपीरियलिस्ट तो था नहीं, हिटलर खुद एक प्रो इंपीरियलिस्ट था। यहां से हिटलर की हमायत नहीं नजर आई सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आए, सिंगापुर में आ गए 1943 में। अब यहां हो क्या रहा था? यहां बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो रही थी। वो ये कि जो इंग्लिश आर्मी थी, अंग्रेजों की आर्मी थी, ये सरेंडर उनको करना पड़ा। जब दिसंबर 1941 में पैसिफिक वॉर शुरू होती है, जापान तेजी से हमले शुरू करता है इस तरफ, तो फरवरी 1942 में सिंगापुर में जापान कंट्रोल कर लेता है, इंग्लिश फौज सरेंडर कर देती है। मार्च 1942 में रंगून तक, यानी बर्मा तक, उस जमाने के बर्मा तक ये जापानीज आर्मी पहुंच जाती है और इसके साथ फिर इंडिया के इलाकों में साउथ ऑफ उड़ीसा के जो पोर्ट्स हैं, यहां पर जापानी हवाई हमला भी शुरू हो जाता है। अब ये वो सारी सूरत हाल थी जिसका सुभाष चंद्र बोस फायदा उठाना चाह रहे थे कि बड़ी ताकतें आपस में जंग लड़ रही हैं, यहां पर इंडिया को अपना फायदा उठा लेना चाहिए। यहां पर फिर सुभाष चंद्र बोस ने एक चीज अफगानिस्तान में बैठते हुए वाजा कर दी थी, एक थीसिस बड़े मशहूर जमाना उन्होंने लिखा था जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक इट्स जस्टिफिकेशन थीसिस कहा जाता है। ये आम दस्तयाब है, इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, पब्लिश भी कई दफ़ा हो चुका है, इंटरनेट पर भी दस्तयाब है। इस फॉरवर्ड ब्लॉक इट्स जस्टिफिकेशन, इस थीसिस में सुभाष चंद्र बोस ने एक पूरा अपना पैगाम दिया, पूरा अपना मंशूर दिया, अपना वाज़े किया। इसमें यह लिखा गया था फरवरी मार्च 1941 में
इस थीसिस में सुभाष चंद्र बोस ने गांधीइज्म के खिलाफ खुलकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि गांधी की पॉलिसीज कंप्रोमाइज पर मबनी है, गांधी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। इन्होंने गांधी को अनऑफिशियल डिक्टेटर ऑफ द कांग्रेस लिखा करार दिया और कहा कि कांग्रेस के अंदर इनके अथॉरिटेरियनिज्म की वजह से, गांधी की अथॉरिटी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है। इन्होंने लिखा कि गांधीइस्ट अप्रोच की वजह से इंडियंस सही तरह फ्रीडम स्ट्रगल नहीं लड़ पा रहे। इन्होंने लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो कांग्रेस पर हावी हो गया है, क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने जो अपनी मिनिस्ट्रीज बना ली थी 7 सूबों में, इसके बाद कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत रेवोल्यूशनरी स्पिरिट थी वो भी खत्म हो गई है। कांग्रेस अब पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ गई है। गांधीयत जो है खास तौर पर ये पावर पॉलिटिक्स की तरफ आ गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब गांधी के लिए और गांधी के हामियों के लिए कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट को रोकना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि सोशलिस्ट जो हैं वो अब गांधी की कॉम्प्रोमाइजेस पर मबनी पॉलिसीज को इख्तियार या कबूल नहीं करेंगे। तो ये थीसिस लिखकर सुभाष चंद्र बोस ने वाज़े कर दिया कि अब वो क्या लाइन लेने जा रहे हैं गांधी के खिलाफ या कांग्रेस की कंप्रोमाइज, जो कांग्रेस की कंप्रोमाइजिंग पॉलिसीज थी इनके खिलाफ वाज़े तौर पर उन्होंने लिख दिया। अब ये सारी सूरत हाल जाहिर बात है इंडिया में भी मॉनिटर की जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस तो बाहर जा चुके थे 1941 के आगाज में इंडिया से। अब ये सारी सूरत हाल कांग्रेस के अंदर भी देखी जा रही थी। अब कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस की तरफ से लिखा जा रहा था, जो कांग्रेस के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ये लफ्ज मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस में 39 में पहली दफा इलेक्शन हुए थे। उससे पहले नॉमिनेशंस के जरिए उम्मीदवार सदर बन जाते थे, जिसको बड़े लीडर नॉमिनेट करते थे वो सदर बन जाते थे। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 39 में। ऐसा लीडर जब ये लाइन ले रहा था तो जाहिर बात है कांग्रेस के अंदर जो गांधी के हामी तबके थे उनमें खलबली मच गई। अब यहां पर गांधी ने क्या अक्स किया, गांधी ने क्या एक प्लान बनाया। एक तो अप्रैल 1942 में कांग्रेस का इलाहाबाद में सेशन हुआ। जो इलाहाबाद सेशन में कांग्रेस ने वाज़े किया कि हमें अपनी आज़ादी के लिए किसी और का सहारा नहीं चाहिए, किसी और की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। यह इशारा भी सुभाष चंद्र बोस की तरफ था। और उसके बाद जुलाई 1942 में वार्धा में, यानी महाराष्ट्र जहां गांधी का आश्रम था, यहां से गांधी ने अपना मशहूर नारा बुलंद किया, अंग्रेजों हिंदुस्तान छोड़ दो, 1942 में। अब ये याद रखिए कि गांधी और यहां कांग्रेस को साफ नजर आ रहा था कि जापान तेजी के साथ हमले कर रहा है, जापान आगे बढ़ रहा है, ओडिशा के पोर्ट्स पर उसकी बमबारी शुरू हो चुकी है और जापानीज फोर्सेस अंदर एंटर हो सकती हैं। और सुभाष चंद्र बोस इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। तो यहां पर पहले से कोई पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च कर दी जाए, सियासी मूवमेंट लॉन्च कर दी जाए। तो ये सियासी मूवमेंट लॉन्च कर दी गई। और इस मर्तबा एक तो ये गांधी ने खुलकर कहा कि इस मर्तबा ये गारंटी नहीं होगी कि ये मूवमेंट नॉन वायलेंट ही रहे। इस मर्तबा ये मूवमेंट डू और डाई वाली होगी, लड़ो या मरो वाली होगी, क्योंकि गांधी इदराक कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस कि हम ही दूसरे तरीके से आज़ादी ला सकते हैं, दूसरा रूट अपना सकते हैं रेवोल्यूशन का। तो गांधी ने उस रेवोल्यूशनरी रूट को रोकने के लिए ऐसे नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। इसमें खैर फिर 1942 में गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, गफ्फार खान, कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 60,000 के लगभग गिरफ्तारियां भी कर ली गई। लेकिन दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे। 1943 में वो सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर पहुंचकर वो INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, जिसको मोहन सिंह ने 1942 में वैसे तो बुनियाद रख दी थी। ये आज़ाद हिंद फौज वो थी कि जापान ने जब सिंगापुर पे अपना कंट्रोल किया था तो ब्रिटिश आर्मी ने जब सरेंडर किया, ब्रिटिश आर्मी ने सरेंडर किया, इनमें जो इंडियंस थे, इनके अंदर जो इंडियंस मौजूद थे, इनको ये कहा गया कि आप क्यों अंग्रेजों के लिए लड़ रहे हैं, आपने लड़ना ही है तो अपने लिए लड़ें। तो 1942 में ये इंडियन नेशनल आर्मी बनी और 1943 में सिंगापुर आकर सुभाष चंद्र बोस ने खुद डायरेक्ट इस आर्मी की कमांड को संभाल लिया, इंडियन नेशनल आर्मी की, आज़ाद हिंद फौज की। ये आज़ाद हिंद फौज की तादाद कही जाती है कोई 40 से 60,000 के लगभग कही जाती है, लेकिन जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो यही 40,000 से 45,000 के लगभग। ये ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे, लेकिन अब प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन चुके थे जापान के, जिन्होंने ये फैसला किया कि अब हम खुद इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ेंगे।
और इसमें हर मजहब के लोग शामिल थे। इस जो आज़ाद हिंद फौज थी, इंडियन नेशनल आर्मी थी सुभाष चंद्र बोस की, इसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, तमाम मज़हब के मानने वाले थे, बल्कि मुसलमान फौजियों का बड़ा अहम किरदार था इसमें। अगर हम कई नाम देखें तो शाह नवाज खान एक बहुत बड़ा नाम थे इंडियन नेशनल आर्मी में। एम जमान खान ये चीफ ऑफ स्टाफ थे इंडियन नेशनल आर्मी के। हबीबुर रहमान का एक बहुत बड़ा नाम है। शाह नवाज खान तो फिर 47 के बाद इंडियन आर्मी में उधर इंडिया में ही रहे और फिर नेहरू के ये जूनियर मिनिस्टर भी बने। लेकिन यहाँ ये बात करना भी ज़रूरी है कि इस जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इसको आज़ादी के बाद 47 में इनके जो सिपाही, इनके जो फौजी थे, चाहे वो अफसरान थे, आला अफसरान थे, ओहदेदार थे, इनको ना इंडिया ने अपनी आर्मी में शामिल किया बड़ी तादाद में, ना पाकिस्तान ने किया, क्योंकि इनको पता था ये ऐसे लोग हैं कि जो आज़ादी की स्पिरिट में जो उस तरह अतात नहीं करेंगे, उस तरीके की ओबीडेंसी नहीं दिखाएंगे, ओबीडेंट अप्रोच नहीं दिखाएंगे, इनको तदा अकोमोडेट नहीं किया गया। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, ये जापान की मदद से अब बिल्कुल आगे की तरफ इम्फाल, यानी जो मणिपुर का कैपिटल है, मणिपुर के कैपिटल इम्फाल तक ये वहाँ इसने लड़ाई शुरू कर दी 1943 में। और ये ईस्ट बंगाल के इलाकों के आउटस्कर्ट्स तक, यानी ईस्ट बंगाल के बॉर्डर तक पहुंच रही थी कि 1944 में, मई 1944 में इंग्लैंड और अमेरिका की आर्मी ने मिलकर यहां पर बहुत बड़े लेवल की कार्रवाई की इंडियन नेशनल आर्मी की, और इंडियन नेशनल आर्मी को यहां पर शिकस्त दी। उनके आर्मी के ओहदेदारों को, सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसी के कुछ अरसे बाद, यानी अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस भी एक एयर क्रैश त्यारे में वो भी हलाक हो गए। ताइवान में, ये ताइवान के इलाके में, ये उस वक्त जिसको फॉर्मोसा का इलाका कहा जाता था, वहां पर इनका ये त्यारा क्रैश हुआ, तो ये उस त्यारे में ही हलाक हो गए सुभाष चंद्र बोस भी। ये शिकस्त तो हो गई, ये उनको सुभाष चंद्र बोस ने जो एक कोशिश की थी इंडियन नेशनल आर्मी बनाकर तमाम मजहब के मानने वालों को अपने साथ शामिल रखकर एक कोशिश तो की थी। और फिर इन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर ये भी दिया था कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो मुख्तलिफ बटालियंस बनाए गए थे, किसी को गांधी बटालियन, किसी को आज़ाद, किसी को नेहरू, यानी वो भी झांसी की रानी बटालियन, यानी इंडिया के जो फ्रीडम लड़ने वाले, फ्रीडम के लिए काम करने वाले लोग थे, उनके नाम पर सिंबॉलिक तौर पर रखा था। तो इस आर्मी को शिकस्त तो हो गई थी इंडियन नेशनल आर्मी को, आज़ाद हिंद फौज को, लेकिन इसने इम्पैक्ट बहुत गहरा डाला था, इसने खौफ बहुत गहरा डाला था। यहां तक गांधी को यह कहना पड़ा था कि हमें सुभाष चंद्र बोस को हराना पड़ेगा। ये आप देखिए, गांधी ने खुद लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर चले गए हैं, इनको हमें शिकस्त देनी पड़ेगी। विंस्टन चर्चिल जैसा एक प्रो इंपीरियलिस्ट, एक एंटी इंडियन, एक बहुत ज़्यादा तासुब का शिकार जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर था, वो भी खौफजदा हो गया था कि ये इंडियन नेशनल आर्मी जापान की मदद से कहीं इंडिया के इलाकों पर ना चढ़ दौड़े, इंडिया के इलाकों को ना अपने कंट्रोल में ले ले। और फिर जो उनका तरीका था वो सारा वाजे कर चुके थे कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना वाजे कर दिया था कि उनका प्लान क्या होगा, एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने का, एक साइंटिफिक प्रोडक्शन करने का, साइंटिफिक बुनियादों पर मईशत को तरक्की देने का। क्योंकि ये साइंटिफिक बुनियादों पर मईशत को तरक्की देना, ये भी गांधीइज्म पर एक डायरेक्ट हिट था, गांधीइज्म पर अटैक था। क्योंकि गांधीइज्म गैर साइंसी तरीकों पर, जो साइंटिफिक तरीके नहीं थे, उनको प्रमोट करा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रोग्राम में वाजे किया था कि साइंटिफिक तरीके अपनाए जाएंगे, मॉडर्न सोशलिस्ट तरीके अपनाए जाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, सोशल जस्टिस, ये पूरा उन्होंने पैगाम दे दिया था। ये तहरीक नाकाम रही, लेकिन इस तहरीक, इस आज़ाद हिंद फौज की इस तहरीक ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो गांधी ने 1942 की मशहूर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, वो भी दरअसल ये खौफ था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज इनकलाबी तरीकों से इंडिया को आज़ाद ना करा ले, कहीं कांग्रेस के जो बेनिफिशरी, कांग्रेस से मुफाद लेने वाले सरमायादार हैं, लैंडेड एलीट हैं, जागीरदार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनके मफादात को नुकसान ना पहुंच जाए कि अगर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो गया। ये वो खौफ था कि जिसने गांधी को मजबूर किया क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने पर 1942 की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग सुभाष चंद्र बोस पर और उनका जो गांधी के साथ मुकाबला हुआ उस पर जो मैंने एक वीलॉग बनाया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।